हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक नई लव स्टोरी लेकर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत फू से होती है जो माफिया होता है। इसके बाद सिमिन को दिखाया जाता है वो शावर लेते हुए शीशे के सामने अपने बालों को संवार रही होती है। तभी अचानक से किसी के अंदर आने की आवाज आती है तो वो डरते हुए पुलिस को कॉल करने लग जाती है। पर तभी फू आकर उसके गले पर चाकू रख देता है और उसे फोन नीचे रखने को बोलता है। वो बोलती है मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, तुम जो चोरी करना चाहते हो ना करो, लेकिन अगर इसी तरह तुम्हारी ब्लीडिंग होती रही ना तो तुम पक्का मर जाओगे। पहले मुझे अपनी पट्टी करने दो। तो वो मान जाता है और बेड पर लेट जाता है। वो पट्टी करते हुए जानबूझकर चोट को ज्यादा दबा देती है और बोलती है तुम्हें क्या लगता है तुमने मेरे घर में जो तोड़ फोड़ की है तो मैं उसका बदला नहीं लूंगी। तभी वो पट्टी करते हुए उसके हाथ पर हथकड़ी लगाकर उसकी वॉच ले लेती है। वो बोलता है तुम जानती हो तुम क्या कर रही हो, पर वो उसे इग्नोर कर चुपचाप वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वो कपड़े खींच कर आती है और बोलती है हेलो मिस्टर, ये फ्लैट ना मेरे अंकल का है, तुमने बेड भी कितना ज्यादा गंदा कर दिया है तो ये वॉच उसी के ही बदले लेकर जा रही हूँ। तभी उसका असिस्टेंट गार्ड के साथ वहाँ पर आ जाता है और बोलता है जिन्होंने आप पर अटैक किया है ना वो पकड़े गए। वो बोलता है मैं उनकी इन्वेस्टिगेशन खुद करूंगा, फिलहाल मुझे इस लड़की का बायोडेटा ला कर दो जो तुम्हारे सामने से निकल कर गई है। तभी वो फाइल असिस्टेंट को देता है। दूसरी तरफ सीमेन को दिखाया जाता है वो एक बार में होती है। वो अपने सामने बैठे आदमी को एक वॉच देकर फोटो दिखाती है। एक्चुअली में वो उसके भाई शिवान की फोटो होती है। वो बोलती है ये ना कई दिनों से लापता है, प्लीज इसे ढूंढने में मेरी हेल्प करो। वो आदमी बोलता है ये तो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव वॉच है, क्या तुम पागल हो गई हो जो एक मिसिंग लड़के के लिए इतनी एक्सपेंसिव चीज दे रही हो। वो सोचती है लगता है ये डिटेक्टिव नहीं कोई दूसरा आदमी है, अगर थोड़ी भी देर की तो ये मुझे छोड़ेगा नहीं। तभी सीमेन धीरे से जाने लगती है पर उसके गार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं। नेक्स्ट सीन में वो बंधी हुई होती है। वो गुंडा बोलता है तुम तो होंगकांग के सबसे रईस खानदान की बहू हो ना। ये सुनकर सीमेन सोचने लग जाती है अच्छा तो मैं इसे उस माफिया की बहू लग रही हूँ। तुम लोग जानते हो मैं कौन हूँ, मुझे तुम लोगों को फू के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। वो गुंडा बोलता है उन्हें बुलाए हुए काफी टाइम हो गया, लगता है उन्हें ना तुमसे फर्क ही नहीं पड़ता। तभी दूसरा आदमी उसे बस मारने वाला होता है पर तभी वो अपनी गैंग के साथ वहाँ पर एंट्री मारता है। वो गुंडा बोलता है मिस्टर फू को आने में कुछ ज्यादा ही देर हो गई, हम आपका ही वेट कर रहे थे, लगता है हमारा माल रेडी है, चलो जल्दी से डील करते हैं ताकि आपको फौरन आपकी फियांसी मिल जाए। पर फू बोलता है मैं इसे नहीं जानता। ये सुनकर सीमिंग तो शॉक हो जाती है। वो गुंडा बोलता है ऐसा कैसे हो सकता है, हर कोई आपकी वॉच के बारे में जानता है, ये वॉच मिस्टर लियांग यानी आपके डैड ने गिफ्ट में दी थी। होंगकांग का बच्चा बच्चा ये बात जानता है तो ये घड़ी किसी हैरी लड़की के पास तो हो नहीं सकती है ना। वो बोलता है मेरा लड़कियों के मामले में टेस्ट इतना ज्यादा बुरा भी नहीं है जो मैं इस बंदरिया को अपनी फियांसी बनाऊं। गुंडा तो शौक हो जाता है, नाटक करना बंद करो। वो फिर भी वहाँ से जाने लगता है। गुंडा बोलता चलो इनको जाने दो, हम इस छोकरी को निपटा देते हैं वरना कहीं किसी केस में फंसा डालेगी। सिमिन को मारने वाले होते हैं लेकिन तभी सिमिन बोलने लग जाती है फू क्या तुम किसी को मरते हुए भी नहीं बचाओगे। तभी वहाँ उसके पास आ जाता है। वो बोलती है तुम मुझे अभी भी प्यार करते हो ना। वो बोलता हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तभी वो उसके क्लोज आकर उसे किस करती है तो वो हैरान रह जाता है और अपने गार्ड्स को उन पर शूट करने के लिए बोल देता है। गार्ड जैसे ही गन उन पर पॉइंट करते हैं तो वो सब तो डर जाते हैं और चुपचाप सब डर कर साइड में बैठ जाते हैं। मिस्टर फू उस गुंडे के हाथ से अपनी वॉच निकाल लेता है और सिमिन के पास आकर बोलता है तुम काफी ना ब्रेव हो, तुमने झूठ बोला कि तुम मेरी फैंसी हो। वो बोलती है जब तुमने कहा कि तुम मुझे नहीं जानते तो तुमने हल्का सा सिर हिलाया, सिर को इस एंगल में हिलाना मतलब ये झूठ बोलने का साइन है और वैसे भी मैंने तुम्हारी जान बचाई थी। मिस्टर फू इतना ज्यादा एहसान फरामोश तो नहीं होगा ना जो एहसान का कर्ज भी ना चुकाए। वो बोलता है लगता है तुम पहले से ही जानती हो कि मैं कौन हूँ। वो बोलती है तभी तो। वो बोलता है तुम सिमिन हो, तुम्हारे पेरेंट्स पुलिस ऑफिसर थे, तुम्हारे डैड की 7 साल पहले मौत हो गई थी, तुम तुम्हारी मॉम और तुम्हारा भाई बस 3 लोग बचे थे और अपने अंकल के घर में रह रहे थे। पर तुम्हारे अंकल ने तुम्हारे डैड की पेंशन का माल अपने कब्जे में ले लिया और तुमको घर से बाहर निकाल दिया। लेकिन तुम बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग हो, हांगकांग की यूनिवर्सिटी में पढ़ती हो। वो बोलते अरे
अब बस भी करो, तुमने तो पूरा बायोडेटा ही निकलवा लिया है। फू बोलता, जिस समय मैंने सोचा कि मैं तुम्हारी जान बचाऊंगा तभी तुम पर ना फू का लेबल लग गया। अगर तुम जीना चाहती हो ना तो तुम्हें मेरे साथ रहना होगा, समझी तुम। वो बोलती है, माना कि मैं ना एक गरीब स्टूडेंट हूँ जो कि हाल में ही ग्रेजुएट हुई है, पर तुम्हारी जान बचाना बस एक एक्सीडेंट था और तुमने उसका उधार चुका दिया है। तुम्हारे साथ रहने में ना मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाएगी। फू बोलता, उस बात का क्या, जब तुमने मुझे किस किया। सिमिन बोलती है, मैंने खुद को बचाने के लिए ऐसा किया था। ये बोलकर वो अपनी आंखें बंद कर लेती है और वो उसकी रस्सी खोल देता है और धीरे से बोलता है, चलो जाओ, इससे पहले कि मेरा माइंड चेंज हो जाए। वो जाने लगती है पर रुककर बोलती है, भगवान करे कि अब ये तुम्हारा थोपड़ा ना मुझे कभी भी दिखाई ना दे। इसके बाद फू ऑफिस में होता है, उसके सामने 2 मॉडल्स होती है। तभी अंकल बोलते हैं, हंग मैन की फीस्ट याद रखना, ये सिर्फ दावत नहीं एक वार्निंग है। वैसे तुम बच्चे हो तो तुम ये नहीं समझोगे। फू बोलता है, मेरे अंकल शायद भूल रहे हैं कि मेरे डैड काफी ज्यादा समझदार है। अगर शियांग को हमें ये अपॉर्चुनिटी ना देते तो ब्लू बैंक इतना ज्यादा ऊपर कैसे जाता। तभी सीमन वहाँ दूसरी गर्ल्स के साथ आती है उन्हें सर्व करने के लिए। सीमन सोचती है, शिवान मैं ना तुम्हें ढूंढ कर ही रहूंगी, भले ही मुझे कुछ भी करना क्यों ना पड़े। तभी उसकी नजर ना फू पर पड़ती है और शौक हो जाती है, ये आफत यहाँ पर क्या कर रही है। तभी मैनेजर उसे बोलती है, तुम यहाँ पर ऐसे खड़े होकर क्या देख रही हो, क्या तुम यहाँ पर अपने बाप की बारात में आई हो। बोलो तो चाय पानी लाऊं, चुपचाप ना चाय सर्व करो। तभी वो अंकल और फू को चाय सर्व करने जाती है। वो अपना फेस छुपाने की कोशिश करती है पर अंकल तो अपनी गंदी निगाहों से उसे देख रहे होते हैं। तभी फू अपना कोट उतार कर उसकी कमर पर बांध देता है तो अचानक से वो हैरान हो जाती है। वो बोलता है, इतना पैसा क्लब पर लगाते हो क्या, पूरे कपड़े लाने के लिए पैसे कम पड़ गए थे। मैनेजर उससे माफी मांगता है। तभी असिस्टेंट सेक्रेटरी ली को पकड़कर वहाँ पर लेकर आ जाता है। बॉस, यही वो कमीना है जिसने ना आपकी लोकेशन लीक की थी। सेक्रेटरी ली बोलता है, बॉस मुझे ये सब ना किसी ने करने के लिए कहा था और मेरे पास कोई चॉइस भी नहीं थी। फू बोलता है, अंकल आप तो इसके बारे में बहुत ज्यादा जानते हो ना, मुझे एडवाइस क्यों नहीं देते, मैं ऐसे गद्दारों के साथ क्या करूँ। वो बोलते हैं, हम जिस सोसाइटी में रहते हैं ना, या तो तुम पुलिस को कॉल करो या फिर इसे मार दो। वो बोलता है, इस सिटी में तो एक ही रूल है, वो सिर्फ मैं हूँ, यहाँ सिर्फ मेरी चलती है, मैं दिन को रात कहूँ तो रात समझना होगा। तभी वो एक तलवार निकाल कर अचानक से सिविन को पकड़ लेता है और सेक्रेटरी ली को पॉइंट करवा देता है, जिससे वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है और बेचारे ली का तो तूसू ही निकल जाता है। तभी वो तलवार को नीचे फेंक देता है और सेक्रेटरी ली को जाने देता है और वो थैंक यू बोलकर जाने लगता है। तभी फू का असिस्टेंट उस पर चाकू से वार कर देता है। तभी सिमिन डर की मारी फू को हक कर लेती है। जैसे ही वो लोग उसे ले जाते हैं तो फू उसे छोड़ देता है और बोलता, अंकल जो कोई भी फू फैमिली को छोड़ कर जाता है उसे उसकी कीमत चुकानी ही होगी। ये सुनकर सिमिन सोचती है, फू फैमिली के लोग तो अपनी मनमर्जी करते हैं, अगर शिवान सच में फू फैमिली की जासूसी कर रहा है तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में है। अंकल बोलते हैं, तुम हमेशा लोगों को गलत नजर से देखते हो, मैं तुम्हें एक अच्छा सेक्रेटरी ला कर देता हूँ। तभी वो जेसिका को बुलाते हैं। वो रूम में आती है और फू के क्लोज जाकर बैठ जाती है। मैं आपकी न्यू सेक्रेटरी हूँ, फ्यूचर में आप मेरी अच्छे से केयर करना प्लीज। अंकल बोलते हैं, कल से तुम फू के साथ ऑफिस आया करोगी। फू थैंक यू बोलता है। सिमिन बोलती है, अंकल आप तो अपने भतीजे के लिए ही एक लड़की रख रहे हो, बहुत अच्छा ख्याल रख रहे हो आप अपने भतीजे का। अंकल बोलते हैं, तुम होती कौन हो ये बोलने वाली, तुम्हें इतना बोलने का हक किसने दिया। तभी फू बोलता है, तुम ना बोलती रहो। वो बोलती है, मिस जेसिका जैसे ही अंदर आई आपने उसे देखा, आपके इशारे पर वो शर्माई, ये छुपन छुपाई तो सिर्फ लवर्स में होती है। अंकल बोलते हैं, जरा ना अपना मुंह संभाल कर बात करो, वो जरा तुम ही इससे बात करो। वो बोलती है, जब झूठ बोलते हैं ना लोग तो क्या होता है आपको पता है, एड्रीला लाइन की वजह से ना उस जगह की विसल्स फैल जाती है और इससे स्किन में इचिंग होती है और यही एक प्रूफ है। देखो आपको भी खुजली हो रही है ना अंकल। जेसिका बोलती है, तुम क्या बकवास कर रही हो, मेरा इनसे कोई रिलेशन नहीं है। वो बोलता है, अंकल अपनी लवर मेरी कंपनी में काम के लिए लाए हो, अगर आंटी को पता चला तो वो क्या करेगी। मैं तो बोलता हूँ आप दोनों ना किसी अच्छी जगह पर चले जाओ, थोड़ा पर्सनल स्पेस मिल जाएगा। अंकल बोलते, सही कहा, वैसे भी तुम लोगों ने तमाशा लगा रखा है और वहाँ से चले जाते हैं। सिमिन बोलती, अभी मैंने सबके सामने तुम्हारे गैंगस्टर अंकल को शर्मिंदा किया और मुझे पता है कि अब मेरे साथ आगे क्या होगा, सिर्फ तुम ही मुझे यहाँ
प्रोटेक्ट कर सकते हो, वरना वो तो मुझे जिंदा ही जमीन में दफना देंगे। फू बोलता है, तुम्हें लोगों को जज करने की एबिलिटी किसने दी? वो बोलती है, मेरे डैड ना एक इन्वेस्टिगेटर थे, इसलिए मुझे ऑब्जर्व करना आता है। वो बोलता है, अच्छा फिर चलो एक गेम खेलते हैं, और उसके क्लोज आकर बोलता है, मुझे ना जेसिका में इंटरेस्ट है। वो बोलती है, तुमने आईब्रोज उठाई है, इसका मतलब तुम झूठ बोल रहे हो। वो बोलता है, मुझे तुम में इंटरेस्ट है। वो बोलती है, झूठ बोल रहे हो। वो बोलता है, तुम बहुत ही ज्यादा प्यारी हो। तभी वो उसे पीछे कर कर बोलती है, मजाक करना बंद करो। वो बोलता है, मेरे साथ किस तरह रहना चाहोगी? वो बोलती है, तुम्हें सेक्रेटरी चाहिए ना, तो मैं आज से सेक्रेटरी हूँ। तभी वो हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ाती है। वो भी उसे हाथ मिलाने लग जाता है, पर तभी उसे चक्कर आने लग जाते हैं। सिमिन बहुत ही ज्यादा डर जाती है। वो बोलता है, लगता है इस चाय में ना कुछ मिलाया था। अंकल उसे मेरे बेड पर भेजना चाहते थे ताकि वो मुझे ब्लैकमेल कर सके। अब तुम्हारा पहला काम यह है कि तुम मुझे घर ले चलो। तो वो उसे घर लेकर जाती है। वो उसे पकड़कर अपने क्लोज करता है और बोलता है, तुम क्या करना चाहती हो? वो बोलती है, तुम्हें क्या लगता है? वो उसके क्लोज आती है और उसे उठाकर अपने क्लोज लाती है। जैसे ही वो उसे किस करने लगता है तो वो उसे बाथटब में फेंक देती है। तभी उसे होश आता है। वो बोलती, ड्रामा में ना बेवकूफ बनाते हैं कि फिजिकल होकर ये नशा उतर जाता है, क्योंकि रियल लाइफ में तो ठंडा पानी ही काफी है। वो बोलता, तुम मुझे बार बार अप्रोच करती हो, आखिर तुम्हें चाहिए क्या? तभी वो अपना फोन दिखाते हुए बोलती है, मेरा बॉयफ्रेंड मुझे पिक करने के लिए आ गया। वो की हेल्पर उसे लाउंज में बिठाती है। जैसे ही सीमिन जाने लगती है तो वो उसे रोक कर बोलता है, ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, ये तुम्हें क्या देता है? वो बोलती है, प्यार देता है। ये बोलकर वो जाने लगती है, पर वो उसे पकड़ लेता है। सीमिन बोलती है, तुम चाहते क्या हो? वो बोलता है, तुम्हारे बाल बिखरे हुए हैं, तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें ऐसे देखेगा तो कैसा लगेगा? वो जैसे ही कुछ बोलने लगती है तो वो उसके हाथ पर उसका गिरा ब्रेसलेट पहना देता है और बोलता है, तुम मुझे थैंक्स नहीं कहोगी क्या? गुड बाय बोलने लग जाती है। वो बोलता है, तुमने तो कहा था तुम्हें गुड बाय कहना पसंद नहीं है। लेकिन वो वहाँ से चली जाती है और अपने बॉयफ्रेंड के पास आते ही वो उसका हाथ पकड़कर बोलती है, तुम थके हुए लग रहे हो, चलो डिनर के लिए चले। ये बोलकर वो चले जाते हैं। ये सब देखकर फू का तो तन बदन जल भून रहा होता है। मैं भी देखता हूँ कब तक तुम्हारा प्यार टिकेगा। इसके बाद वो अपने कजन जोजो के साथ होती है। वो बोलती है, थैंक यू, आज तुमने ना मुझे बचा लिया। जोजो बोलता है, बचपन से ही ना तुम्हें मुसीबत मोल लेने का शौक है। वैसे फू सही नहीं है, फिर भी तुम इसी के साथ काम करना चाहती हो। वो बोलती है, इसके पीछे ना एक रीजन है, छोड़ो आज ना बहुत ज्यादा देर हो गई है, हम बाद में बात करेंगे। तभी उसका कजन चला जाता है। सिमिन सोचती है, मेरा सिर्फ फू की सेक्रेटरी होना काफी नहीं है, मुझे फू फैमिली से क्लोज होकर देखना होगा कि वो लोग क्या करते हैं। इसी तरीके से मैं सिमन को ढूंढ पाऊंगी। तभी फू सिमिन के घर पहुंच जाता है। फू को अचानक से देखकर सिमिन शॉक हो जाती है, पर वो उसे चेंज करने के लिए ड्रेस देता है। फिर उन लोगों की कार में एंट्री होती है। बाहर निकलते ही सीमिन उसका हाथ पकड़ लेती है। वो बोलता है, मेरी पसंद बहुत अच्छी है। सीमिन बोलती है, मैं जानती हूँ कि तुम ड्रेस के बारे में बोल रहे हो। तभी वो उसे ब्रोश लगाने लगता है। वो बोलती है, तुम ये क्या कर रहे हो? वो उसे लगा देता है। वो बोलती है, ये क्या है? वो बोलता है, आज का तुम्हारा टास्क है, अंकल डोंग के साथ मिलकर कौन साजिश कर रहा है उसे ढूंढो। फिर वो पार्टी में जाते हैं। सामने से वेटर आकर उसे ड्रिंक देता है। वो ड्रिंक कर लेता है, पर वेटर के जाते ही वो ड्रिंक थूक देता है। ये देखते ही सीमिन तो शॉक हो जाती है। तभी वो बोलता है, डोंग का आदमी मुझ पर नजर रखे हुए है, पता लगाओ कि वो कौन है। तभी सीमिन की नजर मिस्टर जोंग पर पड़ती है। वो बोलती है, मिस्टर जोंग ना सिगरेट फूकते हुए ना तुम पर ही नजर लगाए हुए हैं, जरूर यही होगा। वो बोलता है, मैं नहीं जाऊंगा, तुम उसे फॉलो करो। तभी वो मिस्टर जांग के पीछे जाती है। एक गार्ड उसे देखता है तो वो ड्रिंक गिराकर बोलती है, मेरी ड्रेस खराब हो गई है, तो ऐसे क्या मेरे बम को देख रहे हो? क्या आप मेरे साथ बाथरूम में जाओगे? वो चुप हो जाता है और चला जाता है। तभी उसकी नजर ऊपर जाते हुए अपने भाई शिवान पर पड़ती है, जो कि मिस्टर जांग के साथ ऊपर चला जाता है। सीमन उनके पीछे जाती है। वो एक रूम में जाते हैं जहाँ पहले से ही बहुत सारे लोग होते हैं। सीमन अपने भाई को देखते ही सोचती है, ये नालायक को मैंने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा और यहाँ पर भूत बनकर खड़ा हुआ है। मन तो ऐसा कर रहा है कि अभी इसके थोपड़े पे जाकर सैंडल फेंक कर मार दूं। तभी एक आदमी की नजर उस पर पड़ जाती है तो उसके पास जाता है। शिवान भी होता है। वो आदमी बोलता है, तुम क्या कर रही हो? उसे देखते ही शिवान बोलता है, तुम यहाँ क्यों आई हो? मैंने कहा था ना मुझे ब्रेकअप चाहिए। क्या तुम्हें लगा कि मैं यहाँ किसी और के साथ हूँ? और वो उस बंदे को बोलता है, भाई ये ना मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं इसे संभालता हूँ, तुम जाओ। वो बोलती है, नास पीटे गधे, यहाँ क्या कर रहा है तू?
वो बोलता है दीदी अभी मेरे पास ना ये सब बताने का टाइम नहीं है। वो उसे फोन देकर भेज देता है और डोर बंद कर लेता है। इसके बाद पार्टी में दिखाया जाता है उसका ध्यान तो सिर्फ शिवान पर होता है। वो गिरने लगती है, तभी फू आकर उसे बचा लेता है और वो उसकी खराब ड्रेस देखते ही अपना कोट उसे पहना देता है। मुझे बिलीव है तुम फ्यूचर में भी ऐसे ही मेरा ख्याल रखोगी। तभी वहाँ पर फू के डैड व्हील चेयर पर उनके पास आ जाते हैं। वो बोलते ये तुम्हारी नई सेक्रेटरी है ना। वो बोलता है डैड आप यहाँ क्यों आए हो। उन्हें देखते ही सीमन सोचती है ये खुद धरती का बोझ है और इसने ना जाने कितने लोगों की जान ली है। यही डेथ गैंग और फू फैमिली का लीडर है। तभी डोंग आकर बोलता है भाई तुम्हारी हेल्थ तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही, तुम यहाँ पर क्यों आए, मैं सब हैंडल कर रहा हूँ ना। फू के डैड बोलते हैं यहाँ पर ना बहुत सारे खास गेस्ट आए हुए हैं, अगर मैं ना आता तो अच्छा नहीं होता। डोंग बोलता आप चिंता मत करो। तभी वो किसी को उन्हें वापस ले जाने के लिए बोल देता है। फू बोलता है डैड यहाँ ब्रेक के लिए आए हैं इसलिए बाहर वालों को उनकी केयर करने की जरूरत नहीं है। वो बोलते हैं बदतमीज तुम्हें फू फैमिली ने गोद लिया है और तुम बाहर वालों की बात कर रहे हो। तभी लियांग बोलता है डोंग बड़ों को ना बात करने की तमीज होनी चाहिए। ये बोलकर वो सीमिन को देखते हुए वहाँ से चले जाते हैं। सीमिन तो शौक हो जाती है, ये भगवान इसका मतलब फू इनका गोद लिया हुआ बेटा है। फू बोलता है मुझे बोलने से अच्छा आप अपना फैलाया हुआ रायता खुद ही समेट लो। वो बोलता है तुम्हारा क्या मतलब है। तभी एक गार्ड वहाँ आता है और उन्हें वही वीडियो दिखाता है। वीडियो देखते ही सीमिन तो शॉक हो जाती है। टी और ब्रोश उतार कर बोलती है ये एक कैमरा था, तुमने तो आज मुझे मारने का पूरा बंदोबस्त ही कर दिया था। मैं यहाँ बस काम करने के लिए आई थी, अगर कुछ हुआ तो तुम रिस्पॉन्सिबल होंगे। फू बोलता है मैंने तुम पर विश्वास किया है, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तभी वो डोंग अपने गार्ड्स को उसके पीछे जाने के लिए बोल देता है। वो लोग भागने लग जाते हैं। बाहर आते ही सीमेन भाग नहीं पा रही होती तो फू उसकी स्कर्ट फाड़ देता है। इसके बाद वो लोग सी साइड पर जाते हैं। जैसे ही फू कार की ब्रेक लगाता है तो सीमेन उसे जोर से पकड़ लेती है, जिसके बाद वो मुस्कुराने लग जाता है। वो तुरंत उसे दूर होकर बोलती है तुम्हारा ये खटारा प्लान है यहाँ से भागने का। तभी वो अपनी कार ऑन करता है। ये देखकर उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। इसके बाद वो कार में बैठते हैं और उसे बोलती है अच्छा तो ये प्लानिंग की तुम्हारी। वो बोलता है मैंने कहा था ना मैं कुछ नहीं होने दूंगा। सिमिन बोलती है मुझे तो स्ट्रेंजर बना दिया। पापा मेरे बाप की शूटिंग चल रही थी ना, जो तुमने मुझे फोटोशूट वाला बनाकर रख दिया। अब पुलिस ने हमें पकड़ लिया तो। वो बोलता है क्या तुम थोड़ी देर अपना ये मुंह बंद नहीं कर सकती हो। वो चुप हो जाती है। वो बोलता है आज ना वेदर बहुत ही अच्छा है, कुछ ही टाइम बाद अब स्टार्स की बारिश होगी। सिमिन बोलती है भगवान तुम्हारा अभी भी स्टार्स गिरते हुए देखने का मूड है, इतनी टेंशन के माहौल में भी। वो बोलता है मैंने वो किया जो मैं चाहता था, इसलिए ना मैं बहुत ही ज्यादा अच्छे मूड में हूँ। वो सोचती है शिवान डोंग के कंट्रोल में है तो मैं उससे पंगा नहीं ले सकती और बोलती है तुम उनके गार्ड से कैसे डील करोगे। अब क्या प्लान है तुम्हारा। विश मांगने का है। तभी तारा टूटता है तो वो विश मांगने लग जाता है तो वो भी विश मांग कर बोलती है मैंने विश कर ली है, अब बताओ कि क्या प्लान है। पर वो उसे कुछ नहीं बताता। वो बोलती है तुम इतनी जल्दी सो गए। वो बोलता है तुम्हारे लिए आज का दिन ना बहुत ही ज्यादा टायरिंग था ना, ज्यादा बोलोगी तो अंडमान निकोबार आइलैंड छोड़कर आ जाऊंगा। तो वो चुप हो जाती है। वो बोलता है मुझे ऐसे क्यों देख रही हो, इससे तुम्हारा बॉयफ्रेंड जेलस नहीं होगा क्या। वो बोलती है तुम्हें कौन देख रहा है। इतना बोलकर वो बाहर निकल जाती है। मेरा बॉयफ्रेंड ना बहुत ही ज्यादा अच्छा है समझे। वो बोलता है इतना अच्छा है कि वो तुम्हारा सिर्फ कजन है। वो बोलती है मैं भूल गई थी कि वो किसी का भी बायोडाटा निकलवा सकता है। वो बोलता है तुम इस झूठ को कैसे छुपाओगी अब। सिमिन बोलते हाँ मैंने झूठ बोला तो क्या हुआ, हाँ तुम्हारी भी तो फियांसी है ना, तुमने कौन सा बता दिया। वो बोलता है घर चलो तुम्हारे लिए कुछ है। जब वो दोनों घर आते हैं एना फू के क्लोज आकर बोलने लग जाती है मैं तुम्हारा इंतजार कब से कर रही थी। लेकिन वो उसे धक्का मार कर बोलता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वो बोलती है अगर मैं यहाँ ना आती तो कहाँ जाती। तभी वो सिमिन को देखकर बोलती है तुम नई सेक्रेटरी हो ना, मैं इसकी फियांसी है ना हूँ। सिमिन अपना इंट्रोडक्शन करवाती है। वो बोलती है सिमिन तुम्हें भी पता होगा ना फू लड़कियों से घिरा रहता है, मेरा दिल उन सबको मार डालने का करता है, क्या तुम इस पर मेरे लिए नजर रख पाओगी प्लीज। वो बोलते मिस है ना सारी लड़कियां इतनी फ्री नहीं है जो इसके आगे पीछे घूमे, और आज के समय में हर कोई पैसा कमाने के लिए मेहनत कर रहा है, इसमें बुराई क्या है। वैसे भी मुझे नहीं लगता कि वो ऐसे लोगों को पसंद करती होगी जो हमेशा दो नाव में सवार रहता है। ये बोलकर वो गुस्से में चली जाती है। एना बोलती है तुम इसे घर लाए हो ना, मैंने तुम्हारे बेड पर एक वुमेन का हेयर देखा था, मैं तुम्हारी फियांसी हूँ, किसी भी वुमेन को तुम्हें टच करने से मना कर सकती हूँ। वो बोलता है तुम मेरे डोंग अंकल की बेटी हो और मैं तुम्हारा कजन हूँ। वो बोलती है नहीं,
लियांग अंकल ने तुम्हें ना अडॉप्ट किया है, इसलिए हमारा कोई ब्लड रिलेशन नहीं है। वो बोलता है मैं तुम्हें अपनी फैंसी नहीं समझता, मैंने सोचा कि तुम टाइम आने पर समझ जाओगे, इसलिए मैं ऐसे प्रिटेंड करता था। तभी वो नाइफ उठाकर खुद को मारने की धमकी देती है। तुम बचपन में मुझे कितना ज्यादा प्यार करते थे, तो अब क्या हुआ? तभी वो किसी को कॉल कर नए घर की चाबी मंगवाता है, जिसके बाद ऐना को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और बोलते तुम बदल क्यों गए, तुम तो मेरी हर बात को मानते थे ना। मैं तुम्हारी हालत ऐसी कर दूंगी कि तुम भीख मांगोगे और मेरा कुत्ता बनकर रहोगे। इधर सिमिन बारिश में भीगते हुए जा रही होती है। तभी वो रुककर फोन पर फू का मैसेज देखती है। वो उसे बार में मिलने के लिए बुलाता है। वो सोचती है यही मुझे मेरे भाई को वापस लाने में हेल्प कर सकता है, तो वो मान जाती है। जैसे ही वो सीढ़ी मिल जाती है तो उसे लोकेशन नहीं मिल रही होती। तभी फू आ जाता है और उस पर अम्ब्रेला से कवर कर लेता है। तो वो हैरान हो जाती है, ये कब आ गया? फू बोलता है ऐना डोंग की इकलौती बेटी है, उसने खुद से अपने आप को मेरी फैंसी समझ लिया है, एक नंबर की साइको है। सीमेंट बोलती है तो मुझे ये सब क्यों बता रहे हो, हमारा पर्सनल कोई कनेक्शन नहीं है। वो बोलता है मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे गलत समझे, बस इसलिए। सीमेंट बोलती है ऐसा कौन सा काम आ गया जो मुझे इतना ज्यादा लेट यहाँ पर बुलाया है, मैं यहाँ ओवर टाइम का डबल पैसा लूंगी। तभी वो उसे चाबियां दिखाता है। वो बोलती ये क्या है? वो बोलता है तुम्हें पता चल जाएगा अगर तुम मेरे साथ चलोगी। इसके बाद वो फू के घर पर होती है। फू जैसे ही लाइट ऑन करने के लिए आगे जाता है, सीमेंट समझ जाती है वो उसे किस करने वाला है, तो वो बहुत ज्यादा नर्वस हो जाती है, लिपस्टिक चेक करने लगती है। तभी वो लाइट ऑन कर देता है तो वो टॉपिक चेंज कर देती है। अरे ये घर तो बहुत ही ज्यादा मस्त घर है। फू बोलता है अब से ये तुम्हारा है। वो खुश होकर बोलती है मिस्टर फू तो बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, तुम तो मनुष्य के भेष में एक देवता हो जो दान धर्म कर रहे हो। वो बोलता है रेंट ना तुम्हारी सैलरी से कटेगा, समझी? मैं जब चाहूँ यहाँ पर आ सकता हूँ। ये सुनकर सिबिन की सारी खुशी धरी की धरी रह जाती है। जैसे ही वो शर्ट ओपन करने लगता है वो बोलती है तुम क्या करना चाहते हो, मेरे पास मत आना। वो वहीं पर रुक जाता है और अपना कोट उसके हाथ पर रख कर बोलता है मेरे कपड़े सुखाने में हेल्प करो। वो बोलती है हाँ मैं समझ गई थी, समझे? ये बोलकर वो किचन की तरफ जाने लगती है तो वो उसे दूसरी तरफ जाने का इशारा करता है। तभी वो भाग जाती है। बाथरूम के आते ही वो एक स्टिक नोट देखती है, उस पर लिखा होता है अच्छे से सोना। ये पढ़ते ही वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, ये मेरा कितना ज्यादा ख्याल रखता है, पर सैलरी मैं पूरी लूंगी। तभी उसका भाई उसे एक लोकेशन भेजता है तो और वहाँ पर आने को बोलता है, पर वो सोचती है इसने अपनी लोकेशन मेरे साथ क्यों शेयर की है। दूसरी तरफ डोम को दिखाते हैं, उसके हाथ में एक पेन ड्राइव होती है। वो बोलते है बेटा ये वही एविडेंस है जो मेरा भाई मेरे खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता था, पर क्या तुम अपने डैड को जेल में सड़ता हुआ देखना चाहते हो, क्योंकि ये एविडेंस ये सब करने के लिए काफी है। तभी फू को दिखाते हैं। वो बोलता है सीधा पॉइंट पर आओ। वो बोलता है फू ग्रुप का 15% मुझे दे दो। फू बोलता पूरी कंपनी क्यों नहीं ले लेते हो। वो बोलता मेरा भाई तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता है, उसे जेल जाने से अब तुम ही बचा सकते हो। इतना बोलकर वो चला जाता है। तभी वहाँ पर मिस्टर लियांग आ जाते हैं। वो बोलते तुम्हारे अंकल तो बहुत ज्यादा बेचैन लग रहे हैं। वो बोलते चिंता मत करो डैड, आप सब कुछ न मुझ पर छोड़ दो। दूसरी तरफ सीमन अपने भाई की बताई हुई जगह पर पहुँच जाती है। वो वहाँ पर कैसीनो देखकर सोचती है ये यहाँ पर कब आ गया। तभी उसका भाई उसे पकड़कर नीचे बिठाता है। दीदी तुम यहाँ आ गई, मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुमसे दोबारा कभी नहीं लड़ूंगा, प्लीज मुझे बचा लो। वो बोलती है क्या हुआ है, तुमने तो कहा था तुम अपने दोस्तों के साथ काम करने जा रहे हो। वो बोलता है मैं यहाँ एक साजिश की वजह से फंस गया हूँ। गैम्बलिंग की वजह से ना मुझ पर बहुत ज्यादा कर्जा चढ़ गया है जिसे मैं इस जन्म में चुका भी नहीं पाऊंगा। तभी गार्ड पर गन पॉइंट करते हैं तो वो उठ जाते हैं। सिमिन बोलती है मैं फूजी ग्रुप की मेंबर हूँ। वो बोलता है तुम चाहे जो मर्जी हो पर तुम्हें ना यहाँ पर नहीं होना चाहिए। फिर वो उन दोनों को ले जाने लगते हैं, पर तभी फू वहाँ पर आ जाता है। इसके बाद वो फू के ऑफिस में होते हैं। फू शिवान को वापस ले जाने के लिए बोलता है तो गार्ड उसे ले जाते हैं। सिमिन बोलती है तुम ये सब क्या कर रहे हो। वो बोलता है ये मेरा इलाका है, मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ। वो बोलती है तुम तो इस तरीके के इलीगल बिजनेस को पसंद नहीं करते ना, फिर भी ये सब कर रहे हो। फू बोलता है तुम मुझे अच्छे से जानती हो, फू फैमिली ने अपनी किस्मत कैसे बनाई है। पूरी सिटी में सब जानते हैं अगर मैं अंकल डोंग को मारूंगा नहीं तो अपनी फैमिली को बचाऊंगा कैसे। वो बोलती है तुम सारी प्रॉपर्टी पर कब्जा करना चाहती हो तो फिर तुम में और उनमें क्या फर्क रह जाएगा। वो बोलता है मुझ में ये फर्क है कि मैंने तुमसे ना कभी झूठ नहीं बोला, पर तुम मेरे करीब किस लिए आई, उस अपने गैम्बलर आशिक के लिए ना।
तभी सीमन बोलती है अपनी जवान ना संभाल कर बात करो, वो मेरा भाई है और तुम कह रहे हो ना कि तुम ये सब कुछ फैमिली के लिए कर रहे हो, मेरी भी फैमिली है। मैं जानती हूँ कि वो फैमिली से निकलने के लिए बहुत ही बड़ी कीमत देनी होगी, इसलिए मैं अपना सब कुछ बेच दूंगी, पर दुनिया में एक कानून भी है, इसलिए तुम्हारी गुंडागर्दी नहीं चलेगी। जिसके बाद वो उसके करीब आने लगता है तो वो उसे पुश कर देती है। तभी हैना भी अंदर आने की जिद करती है। उसकी आवाज सुनकर फू बोलता है, इसे अंकल ने ना बहुत सर पर चढ़ा रखा है, तुम्हें जो चाहिए ले लो, क्या तुम मेरी वाइफ भी बन सकती हो। वो बोलती है, क्या तुम मुझे इस्तेमाल कर रहे हो। वो बोलता हाँ और नहीं तो क्या। वो बोलती है, तुम चाहते हो कि तुम्हारी हैना से जान छूट जाए, इसलिए तुम वाइफ बनने की रिक्वेस्ट कर रहे हो ना। वो बोलता है, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ही ज्यादा फ्रूटली बात करती हो, पर आज ऐसा कुछ नहीं है। सीमन बोलती है, क्या मैं गलत हूँ। वो बोलता है, इस दुनिया का यही रूल है कि पावरफुल लोगों की बातों को चुपचाप मानना। सीमन बोलती है, जरा मुझे सोचने दो, तुम्हारे आगे पीछे तो बहुत सारी लड़कियां हैं, तो सिर्फ मैं ही क्यों। वो बोलता है, क्योंकि तुम स्मार्ट हो और तुम्हारा भाई भी मेरे पास है, तो मुझे विश्वास है कि तुम मुझे कभी धोखा नहीं दोगी। वो बोलती, वादा करो इस सब के बाद मुझे और मेरे भाई को जाने दोगे। तो वो मान जाता है और किस करने लग जाता है। तभी है ना अंदर आती है और उन्हें ऐसे देखकर सिमिन को बाहर जाने को बोलती है। वो बाहर जाने लगती है और कहती है, क्या फू तुम मेरे साथ नहीं आओगे। वो भी उसके पास आकर उसका हाथ पकड़ लेता है। ये देखते ही है ना को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इसका क्या मतलब है फू। सिमिन बोलती है, तुम तो इसकी फियांसी हो ना। मुझे लगता है कि फू की जीएफ होने के नाते मेरा हक बनता है कि मैं इसे तुमसे 2 फुट दूर रखूं। ये बोलकर वो उसे अपने साथ ले जाती है। वहाँ रहता ही वो उससे दूर हो जाती है और बोलती है ना के रिएक्शन से तो लगता है कि वो तुम्हारे लिए बिल्कुल पागल है। तभी फू उसका हाथ पकड़कर उसे अपने घर चलने के लिए बोलता है। वो बोलती, ये सब ना मैंने उसे उकसाने के लिए बोला था, पर वो नहीं सुनता और उसे अपने घर ले जाता है। घर पर आने के बाद वो अपने कुत्ते को देखकर उसे गेट आउट बोल देता है। सिमिन बोलती है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, ये कितना ज्यादा क्यूट है। पर वो बोलता है, मैंने क्या किया, ये तो इसका नाम है ना। तभी वो उसे प्यार से उठाकर ले जाता है। वो बोलती है, कौन पागल अपने डॉग का ऐसा नाम रखता है, लगता है पूरा खानदान ही ऐसा है। तभी वहाँ पर मिस्टर लियांग आ जाते हैं। मैंने पहली बार गेट आउट को किसी के आने पर इतना ज्यादा खुश देखा है। तभी सिमिन अपना इंट्रोडक्शन देती है। वो बोलते हैं, ये ना काफी समय बाद किसी को मुझसे मिलाने के लिए लेकर आया है। फूज का हाथ पकड़कर बोलता है, मैं इसके साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूँ डैड। वो बोलते, तुम इसे अपना कमरा दिखाने के लिए क्यों नहीं ले जाते। तभी वो उसे अपने साथ ले जाता है। फिर वो कमरे में आता है। सिमिन अपना बैग लेने नीचे आ जाती है। जैसे ही वो नीचे आती है तो उसे आवाज आती है। मिस्टर लियांग अपने असिस्टेंट को डांट रहे होते हैं, तो वो कमरे में झाँक कर देखती है। तभी मिस्टर लियांग व्हील चेयर से उठ जाते हैं। यह देखकर सिमिन को 440 वोट का झटका लग जाता है। वो उठकर अपनी दवा लेने लगते हैं, पर वो गिर जाती है। वो बोलते, मेरे पास इतना समय नहीं बचा कि मैं मेरे मरने का इंतजार करूं। तुम जानते हो कि फू और मेरा एक ही खून है, ये सीट ना उसी को मिलनी चाहिए। ये सुनते ही वो चली जाती है। इसके बाद वो रूप में होती है। फू से बोलते, ये मेरे बचपन का रूम है। तभी वो फोटो देखकर बोलती है, तुम दोनों का रिलेशन बहुत ही ज्यादा डीप लगता है। वो बोलता, अगर डैड ना होते तो पता नहीं मैं किस अनाथ आश्रम में होता। सिमिन शौक हो जाती है, ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम अडॉप्टेड हो। तुम इतना ज्यादा हंस क्यों रही हो, मैं सच बोल रही हूँ। वो बोलते, तुम्हें मैं बहुत ही ज्यादा हैंडसम लगता हूँ ना। तभी वो टॉपिक चेंज कर देती है। इस क्यूट से डॉग का नाम गेट आउट क्यों रखा है। फू बोलता है, क्योंकि इसे बचाते हुए मैं बहुत ज्यादा घायल हो गया था। जब मैं सही हुआ तो मैंने इसका नाम ये रख दिया। तभी वहाँ पर डॉग सिमिन पर भूखने लग जाता है, तो वो डर कर लेट जाती है। वो भी उसी के अंदाज में लेट कर बोलता है, ये दुनिया का सबसे चालाक डॉग है। वो बोलती है, मैं तुम्हें डांट रही थी, शायद ये इसलिए मुझ पर गुस्सा कर रहा है। वो बोलता, हाँ ये ना मुझे प्रोटेक्ट करता है और तुम पहली हो जिसके घर आने से इसने ऐसा नहीं किया। सिमिन बोलती है, भूलो मत, हम बस एक्टिंग कर रहे हैं। वो बोलता है, मैं नहीं बोला, देखो ऐना को पता चल गया कि तुम मेरे घर आई हो। सिमिन को ऐना के साथ कॉफी शॉप में दिखाते हैं। सिमिन बोलती है, अगर आपको कुछ काम नहीं है तो क्या मैं जाऊं। ऐना बोलते हैं, रिच फैमिली वाले लोग ना तुम जैसी गरीब बिना स्टेटस वाली लड़कियों को कभी भी घर नहीं आने देते। पता नहीं तुमने कौन सी पट्टी पढ़ाई होगी, जितने पैसे लेने हैं ना ले लो और फू की लाइफ से चली जाओ। जिसके बाद वो प्राइस लिख देती है फू को छोड़ने का, जिसे देखकर ऐना बोलती है, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, तुम 100 मिलियन क्या एक चवन्नी भी डिजर्व नहीं करती हो। सिमिन बोलती है, डिजर्व करती हो या नहीं ये तुम डिसाइड करोगी ना। अगर फू मेरा हस्बैंड बन जाए तो फिर मैं ये डिजर्व करती हूँ ना। तभी वो फोन उठाकर बोलती है, फू क्या तुम सुन रहे हो, देख लो तुम्हारी फियांसी कैसी है।
तभी फू वहाँ आ जाता है और चेक साइन कर बोलता है मेरे पास इतना है। सीमन बोलती है चलो अब तो मुझे इसकी परमिशन की भी जरूरत नहीं है। तब एना उसे थप्पड़ मारने लगती है पर सीमन उसका हाथ पकड़ लेती है। तबीयत ठीक नहीं लगती लेकिन ताकत पूरी आजमा रही हो। तभी सीमन फू का हाथ पकड़कर बोलती है फू तुम्हें याद है ना तुमने मुझसे क्या वादा किया था। तभी वो उसे प्रपोज करता है और वो मान जाती है। वो उसे रिंग पहनाता है। फिर दोनों किसकी एक्टिंग करते हैं और वो उसे हक कर लेता है। ये देखती है ना गुस्से में पूरी तरह लाल टमाटर जैसी हो जाती है। इसके बाद घर पर होते हैं। घर में एना ने कैमरा लगाया था उसकी वजह से दोनों रोमांस की एक्टिंग करते हैं। फू को उसके करीब आने पर वो उसे रोक देती है। वो बोलता है कैमरे की वजह से ना ऐसा कर रहा हूँ। तभी वो उसकी गोद में बैठ जाती है और उसके करीब आने लगती है। उसकी एक्टिंग को देखकर फू तो सच में मूड में आ जाता है और उसे उठाकर दूसरी जगह पर बिठा देता है। लोकेशन चेंज करनी होगी, यहाँ से क्लियर व्यू आएगा। तभी वो रोमांस करने लगते हैं। ये देखकर एना तो पूरी पागलों जैसे बिहेव करने लग जाती है। फू सिर्फ मेरा है, मैं इसको मार डालूंगी। तभी अचानक से उसे घबराहट होने लग जाती है तो वो अपनी मेडिसिन ले लेती है और ड्राइवर को कार से निकालकर वो उसके पीछे जाती है। इधर फू सीमन को घर छोड़ने के लिए आता है। वो रिंग निकालकर उसे दे देती है। अब मैं तुम्हें वापस कर रही हूँ क्योंकि एक्टिंग खत्म, अब हमारा हिसाब भी बराबर हो गया। वो बोलता है मैं ना गिफ्ट की हुई चीजों को कभी वापस नहीं ले सकता। सीमन बोलती है हम किसी रिलेशन में नहीं हैं जो तुमने मुझे रिंग दे दी। फू बोलता है मैंने तुम्हें पहले भी कहा था तुम अभी भी मेरी बन सकती हो। जिसके बाद वो रिंग रखकर बाहर निकल जाती है। फू भी वहाँ से चला जाता है। जैसे ही वो जा रही होती है सामने से एना अपनी कार से उसका एक्सीडेंट कर देती है। एना कार से बाहर आकर उसे देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है। ये सब कार के मिरर से फू भी देख रहा होता है। नेक्स्ट सीन में डोंग उसे पेपर देकर बोलता है इतना काफी है, ये सब मेरे नाम कर दो साइन कर कर। पर फू बोलता है ये मेरे लिए एक अच्छी चॉइस नहीं है। अंकल डोंग बोलते हैं तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे पास सब कैसे है? फू फैमिली के बिना तुम कुछ नहीं हो। तभी वो बोलता है साइन करने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। तभी वो उन्हें रात की वीडियो दिखाता है। वो बोलते हैं फेस स्वाइपिंग अब बहुत ज्यादा आम हो गई है, ये सब एआई से बना हुआ है। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे बेवकूफ बना सकते हो? तभी एना की कॉल आती है। फू कॉल पिक करता है। एना बोलती है डैड मुझे बचाओ, मैंने मर्डर कर दिया है, प्लीज कुछ तो करो। वो बोलते तुम्हें क्या चाहिए बताओ। फू बोलता है मुझे जो चाहिए आपको मुझे वो देना होगा वरना ये वीडियो ना सोशल मीडिया पर वायरल हो जाएगी। मिस्टर डोंग को गुस्सा आ जाता है पर वो उन्हें पेन ड्राइव दे देता है। तुम ना बहुत ही ज्यादा रूथलेस हो फू। तभी सीमन ऑफिस में आती है। उसे देखकर मिस्टर डोंग बोलते हैं तुम मरी नहीं, तुम जिंदा कैसे हो? वो बोलती है मैं रियल हूँ पर जो वीडियो में मरी है ना वो फेक है। यहाँ हमें रिवर्स का सीन दिखाया जाता है। असिस्टेंट बोलता है ये मेडिसिन लेने से एना काबू से बाहर हो जाएगी, वो माइंड में ही बहुत कुछ सोच लेगी तो उसे सब कुछ रियल ही लगेगा, पर रियल में ऐसा नहीं होगा। ये सब ना इस मेडिसिन का कमाल है। सीमन बोलती है इसका मतलब इसके लिए हमें एक फेक सेटअप बनाना पड़ेगा। मेरे पास एक मस्त आइडिया है। प्रेजेंट में मिस्टर डोंग बोलते तुम लोग ना मुझसे पंगा ले रहे हो। वो बोलता है किसी को वैसा मजा चखाना जैसा उसने किया हो कितना अच्छा लगता है ना। वो बोलते याद रखो तुम्हें उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये बोलकर वो चले जाते हैं। उनके जाते ही सीमन बोलती है अब मेरा प्रॉमिस पूरा करो, मुझे और मेरे भाई को जाने दो। वो बोलता ठीक है मैं ऐसा ही करूँगा, अगर तुम चाहो तो तुम मेरी सेक्रेटरी बनकर रह सकती हो। वो बोलती है मुझे सोचने दो। वो बोलता है ऐसी डील तुम्हें दोबारा कभी नहीं मिलेगी। वो बोलती है मेरी सैलरी बढ़ा दो, डबल कर दो। तो वो मान जाता है। तभी वो बोलती है मुझे सैटरडे और संडे दोनों दिन ना छुट्टी चाहिए, मैं ओवर टाइम नहीं करूंगी। मैं चाहती हूँ मेरा बॉस मुझसे तब कांटेक्ट ना करे जब मैं काम खत्म कर कर घर चली जाऊँ। वो बोलता है ऐसा तो नहीं हो सकता, तुम मेरी सेक्रेटरी हो तो तुम्हें तो मेरे कांटेक्ट में रहना ही होगा। फ्लैशबैक में दिखाते हैं उसका कजन उसे बोलता है मैंने डोंग का ना क्रिमिनल रिकॉर्ड निकाल लिया है, पर प्रूफ इकट्ठा करने के लिए तुम्हें ना फू फैमिली में रहना होगा, उन सबके अगेंस्ट एविडेंस ढूंढने होंगे। प्रेजेंट में वो मान जाती है और घर आती है। अपने भाई को देखकर बोलती है उन्होंने तुम्हें मारा तो नहीं ना? शिवांग बोलता है मैं ना फू के होटल में रहता था, उसने तो हमारे पेरेंट्स की बिलोंगिंग भी दी है और हाँ उसने कहा है कि ये घर तुम्हारा है। ये सुनते ही वो शॉक हो जाती है। वो बोलता है बहन मेरी तो इतनी सैलरी नहीं थी पर तुमने तो घर ही ले दिया, लगता है वो तुम्हें ना बहुत ही ज्यादा पसंद करता है। वो बोलती है बदतमीज कहीं के, मैंने अभी तक तुम्हें सबक नहीं सिखाया, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी ना तो मैं तुम्हें बहुत ही पीटूंगी। तभी वो उसे एल्बम दिखाता है। वो बोलती है ये तो डैड के पुलिस ऑफिसर वाली एल्बम है। तो वो हाँ बोल देता है, जिसके बाद वो एल्बम देखने लग जाती है। तभी वो एल्बम में एक फोटो को देखकर बोलती है तुम्हें क्या लगता है ये फू जैसा है ना?
वो बोलता है हाँ। सीमेन उसके ऑफिस में पेपर सेट करते हुए सोचती है, ऑफिसर लिन की तो बहुत पहले मौत हो गई थी और उनकी वाइफ ने सुसाइड कर लिया था, यानी उनका बेटा आज फू की एज का ही होगा। फू ऑफिसर लिन से इतना ज्यादा मिलता जुलता क्यों है? क्या ये वही है? वो बोलता है क्या मैं इतना हैंडसम हूँ जो जब से आई हो देखे ही जा रही हो? वो बोलती है क्या अपना थोपड़ा कभी आईने में देखा भी है? वो बोलता है मैं एक कॉम्प्लीमेंट समझ लेता हूँ। सीमेन बोलती है क्या तुमने कभी सोचा तुम्हारे रियल पेरेंट्स कौन है? वो बोलता है मेरे डैडी मेरी फैमिली है, मुझे बाकी रिलेशन को जानने की जरूरत नहीं है। तभी अचानक से पुलिस वाला आता है और बोलता है फू तुम्हारी सेक्रेटरी ली की मौत हो गई है, सारे क्लूज तुम्हारी तरफ इशारा करते हैं, तुम इन्वेस्टिगेशन के लिए ना अभी हमारे साथ चलो। सीमेन बोलती है ऐसा नहीं हो सकता। वो बोलता है कोई बात नहीं, बस मेरे मैसेज का वेट करना। फिर पुलिस उसे हथकड़ी लगाकर ले जा रही होती है। तभी अंकल वहाँ पर आ जाते हैं। असिस्टेंट बोलता है मेरे बॉस को उनसे बात करनी है, तो सब साइड में चले जाते हैं। वो बोलता है अंकल के पास तो बहुत इन्फॉर्मेशन हैं। वो बोलते हैं सेक्रेटरी ली की मौत हो गई है और वहाँ के वेपन पर तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स मिले हैं। कैमरा ने भी शो किया है कि तुम उस समय पर वहाँ पर गए थे। सारे प्रूफ्स तुम्हारे खिलाफ है। मुझे नहीं लगता कि तुम इस बार बच पाओगे। मैं तुम्हें गुड बाय कहने के लिए आया हूँ। वो बोलता है आप ना बहुत ही ज्यादा रूथलेस हो। वो बोलते हैं तुमने जो किया वही तुम्हारे साथ हो रहा है, तो मैं तो बस बदला ले रहा हूँ। तभी वहाँ पर हॉकी स्टिक से उसे हिट करते हैं। पुलिस उसके पास आती है। वो बोलता है क्या तुम्हें लगता है कि तुम जीत गए? वो बोलते हैं हाँ, पूरी जिंदगी ना अब जेल में जाकर सड़ो। ये बोलकर वो वहाँ से चले जाते हैं। इधर शिवान फोन पर गेम खेल रहा होता है। तभी सीमेन आ जाती है एक पपी लेकर। वो बोलता है तुम अपने साथ पपी लेकर क्यों आई हो? वो बोलती है फूना बिजी था, वो इसकी केयर नहीं कर पाता, इसलिए मैं उसकी हेल्प करने के लिए इसको यहाँ पर लेकर आ गई हूँ। वो बोलता है अभी कोई आदमी आकर 2 प्लेन की टिकट्स देकर गए हैं। वैसे तुम्हारे बैंक कार्ड में जो पैसा है वो तुम्हारी स्टडी के लिए काफी होगा ना? वो बोलती है उसको कैसे पता चला कि मुझे स्टडी करना है? शिवान बोलता है कुछ दिन पहले हम दोनों बात कर रहे थे, तभी मैंने उसको बताया था कि तुम्हें लंदन यूनिवर्सिटी में पढ़ने की पहले ऑफर आई थी, लेकिन हमारे अंकल ने हमारे मोम डैड का सब कुछ हमसे छीन लिया था। वो मन में सोचती है फू अच्छा तो तुम मुझे इस बात के बारे में बताना चाहते थे। इस तरफ वो जेल में सोचता है कि अब तक शिवान और सीमेन फ्लाइट से जा चुके होंगे। तभी पुलिस वाला आकर बोलता है तुमसे कोई मिलने के लिए आया है। फिर वो सीमेन के साथ बैठ जाता है। वो उसकी चोट पर बैंडेज लगाती है। मैं तुम्हारी सेक्रेटरी हूँ इसलिए मैं अपना बेस्ट दूंगी। वो बोलते है क्या तुम नाराज हो? बोलती है मुझे अच्छा नहीं लगता जब दूसरे लोग मेरी इतनी ज्यादा केयर करते हैं कि मैं अब्रॉड स्टडी करने जाऊं। क्या तुम्हें नहीं लगता तुम्हें इतना ज्यादा डोमिनेट होकर मेरे लिए खुद डिसीजन नहीं लेने चाहिए? वो हंसते हुए बोलता है अच्छा ठीक है। वो बोलती है तुम हंस क्यों रहे हो? तभी वो उसकी एक फोटो देती है और मन में सोचती है इस फोटो को देखकर मेरे दिल की बात समझ में आ जाएगी। फिर वो फोटो को देखता है और बोलता है क्या तुम मुझसे नहीं पूछोगी कि मैंने सेक्रेटरी ली को मारा है या नहीं? वो बोलती है बिल्कुल नहीं, मुझे यकीन है तुम पर। मैं जानती हूँ तुमने बहुत ही गलत काम किए हैं, लेकिन तुम सेक्रेटरी ली को नहीं मार सकते। मुझे ना तुम पर भरोसा है। वो बोलता है सॉरी बोलो मुझे और तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। असिस्टेंट मिस्टर लियांग को बोलता है यंग मास्टर ने कहा है आप लॉयर से मिलना चाहते हैं। ऐसा लगता है उन्हें सेकंड मास्टर की वीकनेस के बारे में पता चल गया है। मिस्टर लियांग बोलते हैं अगर फू वापस आ गया ना तो मैं उसे ही फू गैंग का लीडर बनाऊंगा। दूसरी तरफ सीमेन अपने कजन जो कि एक पुलिस ऑफिसर होता है उसको कुछ प्रूफ दिखाती है और बोलती है सारे प्रूफों से पता चलता है कि डोंग एक नंबर का झूठा है। जो बोलता है तुम ना परेशान मत हो, इस बार वो नहीं बच पाएगा। हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं लेकिन फू फैमिली डेंजरस है इसलिए तुम थोड़ी दूर रहना। वो बोलती है लेकिन फू ना इन सबसे बिल्कुल अलग है। वो बोलता है तुम उसका इतना ज्यादा साथ क्यों दे रही हो? कहीं तुम्हें उससे प्यार तो नहीं हो गया है ना? लेकिन मैं तुम्हारा कजन होने के नाते तुम्हें समझा रहा हूँ कि फू ना काफी ज्यादा खतरनाक है। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। सीमेन सोचती है ये फू को इतना ज्यादा खतरनाक क्यों बोल रहा था। तभी अचानक से उसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास होता है। जैसे ही वो डर की मारी पीछे देखती है तो फू को देखकर खुश हो जाती है और उसे हक कर बोलती है मुझे ना यकीन नहीं हो रहा तुम सच में वापस आ गए। वो बोलता हाँ मैं वापस आ चुका हूँ। वो बोलती है फुटेज मिल चुकी है और मैंने वो पुलिस को भी दे दी है। वैसे तुम जेल से वापस कैसे आए? क्या तुम जेल से भाग कर आए हो? वो तो हंसने लग जाता है। वो बोलती है पुलिस को तब तक पता चल चुका होगा, हमें जल्द से नई सिटी से निकलना होगा।
वो बोलते ठीक है हम नॉर्वे चलते हैं, वहाँ पर तुम एंजॉय भी कर लोगी। वो बोलती है इसका मतलब तुम जेल से नहीं भागे, तुम मुझसे झूठ बोल रहे थे ना। बोलता है शुक्रिया मेरे लिए एविडेंस ढूंढने के लिए, अगर तुम मेरी मदद नहीं करती तो मैं इतनी जल्दी कभी बाहर नहीं आ सकता था। तुमने जो पिक्चर मुझे दी थी ना, उसको दिखाकर मुझे समझ में आया था सोलर सिस्टम के बारे में, यानी झूठ को सच की तरह प्रेजेंट करना। मतलब डोंग ने वीडियो एडिट कर फुटेज को चेंज करने की कोशिश की थी। वैसे एक बात बताओ, अगर मैं सच में जेल से भाग कर आया होता तो मैं तो वांटेड क्रिमिनल बन जाता ना, तो क्या फिर भी तुम मेरे साथ भाग कर जाती या मुझे छोड़ देती? सिमिन बोलती है मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ती। वो उसको लिप्स पर किस करता है और बोलता है फिर से कहो। वो उसको फिर से किस करता है, तभी उसको गोद पे उठा लेता है और दोनों का रोमांस शुरू हो जाता है। नेक्स्ट सीन में वो दोनों बेड पर होते हैं। वो उसे बोलता है मैं बस तुम्हें 4 महीनों से जानता हूँ, लेकिन ऐसा लगता है जैसे मैं तुम्हें कई सालों से जानता हूँ। वो बोलती है हम दोनों को मिले हुए 4 महीने हो गए हैं। मुझे आज भी याद है जब हम पहली बार मिले थे तो तुम मेरे वॉशरूम में आ गए थे और मैं बहुत ही ज्यादा डर गई थी। तभी वो उसको आई लव यू बोल देता है, तो वो भी उसे आई लव यू टू बोल देती है। वो दोनों किस करते हैं और फिर से रोमांस चालू हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब सीमिन की आँख खुलती है तो वो देखती है कि फू उसके साथ नहीं है। वो चेंज कर बाहर आकर बोलती है फू कहाँ है? असिस्टेंट बताता है उन्हें कुछ काम था इसलिए वो अपने पुराने घर गए हैं और बोला है कि आप उनका इधर ही इंतजार करना। वो बोलती है ठीक है, मेरे रूम का एयर कंडीशनर खराब हो गया है, इसको प्लीज ठीक करा दो। तो फिर वो चला जाता है। पर सीमिन सोचती है क्या फू को मुझे बताकर नहीं जाना चाहिए था, जरूर कुछ बुरा हुआ है। इधर फू के अंकल ने उसके डेड पर नाइफ रखी होती है। वो बोलते हैं मैं तुम्हारा भाई हूँ, फिर भी तुम इस फू को इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंस क्यों देते हो? डैड फू को बोलते तुम कुछ मत करना, मैं तुम्हारे अंकल को समझा दूंगा। वो बोलते मैंने तुम्हें प्रमोशन दिया, तुम इतने ऐशो आराम की जिंदगी गुजार रहे हो, मगर फिर भी तुम्हारी हरकतें नहीं बदल रही। वो बोलते हैं तुमने मुझे प्रमोट कर कोई एहसान नहीं किया है। मिस्टर लियांग बोलते फू मेरा बेटा है, मेरा जो कुछ भी है वो उसका ही है। डोंग बोलता है अगर फू को पता चल गया कि उसकी रगों में किसका खून है तो तुम जानते हो ना क्या होगा। तो वो उसको थप्पड़ मारता है। तभी फू गन निकाल लेता है। वो फिर उसके डैड पर नाइफ रख देता है और बोलता है गन नीचे रख दो। फू बोलता है अंकल हम आराम से बात करते हैं, जरूर कोई सोल्यूशन निकल आएगा। लेकिन अंकल बोलते मुझे ना अब किसी बात का डर नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं बचा। तभी वो नाइफ से फू को मारने लग जाते हैं, पर बीच में उसके डैड आ जाते हैं तो वो नाइफ उनको लग जाती है। तभी पीछे से सीमिन भी आ जाती है। अपने सामने ये सब होता देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है। तभी फू उनको गन से शूट करने लग जाता है, पर सीमिन उसको रोक देती है और फू के अंकल वहाँ से भाग जाते हैं। फू तुरंत डैड को हॉस्पिटल ले जाने के लिए बोलता है। फिर वो डोर से गन निकालता है। सीमिन बोलती है तुम कहाँ जा रहे हो? वो बोलता है मैं जानता हूँ अंकल यहाँ से भागने वाले हैं, मैं उनको सबक सिखाऊंगा। पर सीमिन बोलती है क्या तुम उनको मारने के लिए जा रहे हो? वो बोलता है प्लीज अभी ना तुम इन सबसे दूर रहो। वो बोलती है मुझे लगता था तुम इन सबसे अलग हो। वो बोलता है आज ये सब उनका प्लान था, उन्होंने हमेशा डैड को यूज किया प्रॉपर्टी के लिए। वो उसको प्यार से समझाने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी वो बोलता है मुझे आज जाने से कोई नहीं रोक सकता और चला जाता है। नेक्स्ट सीन में असिस्टेंट सीमिन को बोलता है मिस्टर फू आने वाले होंगे, आप प्लीज कुछ खा लीजिए। तभी फू आता है और उसके पास बैठ जाता है। मैंने उसको जान से नहीं मारा, उसने मेरे डैड के शोल्डर पर मारा था तो मैंने भी उसका शोल्डर घायल कर दिया। सिमिन बोलती है तो क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें इस बात पर शाबाशी दूं? तुम जानते भी हो तुम्हारे असली डैड ऑफिसर लिन है। वो बोलता है तो क्या हुआ, जिसने मुझे अपना नाम दिया, स्कूल भेजा, आज उसका सब कुछ मेरा है, मैं उनको छोड़ दूं? मैं सिर्फ उनको ही अपना डैड मानता हूँ। सिमिन बोलते तुम तो अपना डिसीजन पहले ही ले चुके हो, मुझे लगता है मुझे जाना चाहिए यहाँ से। वो उसको रोक कर हक कर लेता है। तुम यहाँ से नहीं जा सकती हो, तुम जानती हो ना मेरे पास कुछ नहीं था। जब उन्होंने मुझे अडॉप्ट किया था मैंने देखा था कोई उन पर अटैक करने वाला था तो मैंने उनको नाइफ मार दी। मेरे हाथ कांप रहे थे पर उन्होंने आकर बोला तुम मेरे बेटे हो इसलिए मैं चाहता हूँ कि उनको कुछ ना हो। वो रोते हुए बोलती है मेरा क्या? मैं सोचती हूँ कि कल को हमारे बच्चे होंगे तो मैं उनको क्या कहूँगी कि उनके डैड जेल में है? जवाब दो मेरी बात का। वो चुप हो जाता है तो वो चली जाती है। तभी वो किसी को कॉल पर मिलने के लिए बोलता है। मिस्टर लियांग बोलते हैं फू मैंने अपने शेयर ना तुम्हारे नाम कर दिए हैं, मैं कुछ ही दिनों में अनाउंस भी कर दूंगा सबके सामने। वो बोलता है डैड इस USB में ना वो प्रूफ है जिससे ये साबित होता है कि अंकल ने आपको कैसे परेशान किया है। वो बोलते हर किसी को अमीर होने के लिए
कुछ बड़ा करना होता है और वो यूएसपी लेने लग जाते हैं। तभी फू यूएसपी को पकड़ लेता है और बोलता है मेरी कुछ कंडीशन है। फू फैमिली के जितने भी 2 नंबर के बिजनेस है ना, मैं उन सबको खत्म करना चाहता हूँ। तभी वो उसको थप्पड़ मारते हैं। तुम ये सब उस लड़की के कहने पर बोल रहे हो ना, तुम मेरे बेटे हो, तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए। वो बोलता है मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि कंपनी अच्छे से ग्रो करे, क्योंकि आप ना काफी ज्यादा बदल चुके हो। ये बोलकर वो चला जाता है। मिस्टर लियांग सोचते हैं मुझे इस लड़की को इसकी जिंदगी से निकालना ही होगा, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े। इसके बाद फू का डॉग गेट आउट उसके पास वापस आ जाता है। फू बोलते क्या वो तुम्हें भी अपने पास नहीं रखना चाहती है। तभी असिस्टेंट आकर बताता है मिस्टर फू सिमिन ने ना के जाने की टिकट बुक करवा ली है आज रात की फ्लाइट से। वो बोलता मैं उसको नहीं जाने दूंगा। वो कार से उसके पास जाता है। वो पैकिंग करके जाने लगती है। तभी फू की कार उसके सामने आकर रुक जाती है। वो उसको कार से बाहर निकालता है और हक करता है। वो बोलती है मुझे जाने दो, पर वो उसको अपने घर ले आता है। वो बोलती है ये मेरी लाइफ है, मेरी मर्जी है, मैं जहाँ मर्जी जाऊँ, तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले। वो बोलता है मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा, तुम्हारी फ्लाइट ना 2 दिन के लिए सस्पेंड हो चुकी है। वो बोलती है तुम मेरी ना डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। वो बोलता है मैं नहीं चाहता तुम मुझसे दूर चली जाओ, मैं खुद को बदल लूंगा। सिमिन बोलती है मैं तुम पर भरोसा क्यों करूं, मेरे मॉम डैड मुझे छोड़कर चले गए, अब मेरे में इतनी ज्यादा हिम्मत नहीं है कि मैं तुम्हें खोने का दर्द बर्दाश्त कर पाऊं। वो बोलता है ऐसा नहीं होगा, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और हक कर लेता है। नेक्स्ट सीन में फू कार में बैठा होता है। सामने से सिमिन आती है। वो उसके पास आता है और बोलता है कहाँ जा रही हो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। वो बोलते नहीं मैं टैक्सी लेकर चली जाऊंगी। वो बोलता है मैं भी तुम्हें फ्री में राइड दे रहा हूँ, तो तुम्हें टैक्सी में क्यों जाना है। वो बोलती है मुझे नहीं चाहिए फ्री की राइड। तभी वो कार की डिक्की खोलता है तो उसमें बहुत सारे लबूबू डॉल्स होती हैं। वो कार में बैठकर उनको देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और लबूबू डॉल्स को अपने बैग पर लगा लेती है और खुशी की मारी बस पागल हो रही होती है। वो बोलता है तुम्हारा मेकअप न स्मच हो गया है। वो मिरर में दिखने लग जाती है। तभी वहाँ पर एक नेकलेस बाहर आता है। वो बोलती है मिस्टर फू प्लीज ऑनलाइन सर्च से ना गर्ल्स को इम्प्रेस करने का तरीका मुझ पर ट्राई मत करो। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जोजो से बताता है फू ने ना फू ग्रुप के 2 नंबर के बहुत सारे काम बंद करवा दिए हैं, पर ऐसे तो वो बहुत ही बड़ी मुसीबत में आ जाएगा। इसके बाद वो क्लब में ड्रिंक कर रही होती है। तभी एक लड़का उसके पास आकर उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है। तभी फू आकर उसे उससे दूर कर देता है। वो वेटर को अपना कार्ड देकर बोलता है ये सारे ड्रिंक ना मुझे चाहिए, अब किसी और को ऑफर मत करना। सिमिन बोलती है तो तुम चाहते हो कि मैं ड्रिंक ना करूँ तो क्या मैं दूध पीऊं। अभी वो चुटकी बजाते ही सारे मिल्क ब्रांड के मिल्क ग्लास ऑर्डर कर लेता है और बोलता है इन सब में जो भी तुम्हें पसंद हो ना वो तुम ले सकती हो। वो पूछती है ये सब कुछ क्या है। वो बोलता है मैं तुम्हारे चेहरे पर स्माइल देखने के लिए ना कुछ भी कर सकता हूँ। तभी जोजो आकर बोलता है हम दोनों मिलने वाले थे ना, तो तुम इसे यहाँ पर क्यों लेकर आई हो। वो बोलता है मैं तो बस तुम्हें खुश करना चाहता हूँ। वो बोलती है ठीक है तो फिर मुझे डांस कर कर दिखाओ। वो बोलता है लेकिन सबके सामने कैसे करूँगा। वो बोलती है अगर तुम मुझे हंसते हुए देखना चाहते हो तो करो ना जाकर। जिसके बाद वो सबके सामने डांस करना स्टार्ट कर देता है। जोजो सिमिन को भी उसके साथ भेज देता है, जिसके बाद वो भी उसके साथ डांस करने लग जाती है। तभी सभी लोग गन वाला पार्टी पॉपर बुझाने लग जाते हैं, जिसे देखकर वो डर जाता है। वो बोलती है मैं ना तुम्हारे साथ एक ऑर्डिनरी लाइफ बिताना चाहती हूँ। वो बोलता है ठीक है तुम जैसा कहोगी ना मैं वैसा ही करूँगा। इसके बाद दोनों किस करने लग जाते हैं। इधर असिस्टेंट फू के डैड को फू और सिमिन की क्लब वाली फोटो लाकर दे देता है, जो देखकर डैड को तो गुस्सा आ जाता है। अभी तक इसने इस लड़की का पीछा नहीं छोड़ा, लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। दूसरी तरफ सिमिन फू को ऑफिसर लिन की कब्र पर लेकर आ जाती है। फू से पूछता है तुम जानती हो कि वो कैसे इंसान थे। वो बोलती है मेरे पेरेंट्स के कलीग ने बताया है, वो ना बहुत ही ज्यादा अच्छे थे और अपनी वाइफ से बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे। वो बोलता है मुझे किसी ने बताया कि इनको शूट किया गया था। वो बोलती है तुम एक गैंगस्टर फैमिली में पले बड़े जरूर हुई हो, लेकिन मैं जानती हूँ तुम ना उन सबसे अलग हो। वो उसका हाथ पकड़कर बोलता है मुझे ना कुछ वक्त दो, मैं फू फैमिली से अपने सारे रिश्ते खत्म कर दूंगा। इसके बाद फू अपने डैड के पास आता है और पूछता है इतनी रात को आपने मुझे क्यों बुलाया है। वो बोलते हैं तुम कहाँ पर थे। वो बोलता है मैं कंपनी के किसी इम्पोर्टेंट काम से गया था। वो बोलते झूठ मत बोलो, ये क्लब की पिक है और तुम उस पुलिसमैन की ग्रेव पर भी गए थे ना, तुम पागल हो चुके हो उस लड़की के प्यार में। वो पूछता है कि आप मेरे असली डैड को जानते हैं। वो बोलता है तुम मेरे बेटे नहीं थे, फिर भी मैंने अपनी सारी जिंदगी तुम्हारे नाम कर दी, अपना सब कुछ तुम पर इन्वेस्ट कर दिया, फिर भी तुम मुझसे आज सवाल कर रहे हो।
फू बोलता है प्लीज मुझे माफ कर दो, आपने जो कुछ भी मेरे लिए किया मैं वो सब कुछ कभी नहीं भूलूंगा। वो बोलते अगर तुमने ऐसा बोला तो अब तुम्हें मेरी एक बात माननी पड़ेगी। तभी असिस्टेंट आकर बोलता है आपको ये मैटर पर्सनली हैंडल करना होगा। वो उसको एक नाइफ देता है। सिमिन का भाई शिवान रस्सी से बंधा हुआ होता है। शिवान बोलता है तुम क्या करने वाले हो? तभी वो उसकी एक फिंगर नाइफ से काट देता है। शिवान दर्द में चिल्ला उठता है। दूसरी तरफ सिमिन बोलती है फू कहाँ है? तभी मिस्टर लियांग आते हैं और बोलते हैं तुम्हें यहाँ मैंने बुलाया है, तुम्हें कुछ इम्पोर्टेंट दिखाना है। वो उसको वो वीडियो दिखाते हैं जिसमें फू शिवान को टॉर्चर कर रहा होता है। वीडियो देखकर सिमिन के तो होश उड़ जाते हैं। आपने शिवान के साथ क्या किया है? वो बोलते मैंने नहीं, ये सब कुछ तो फू ने किया है, मैंने उसको जो कुछ कहा उसने वही किया। वो सोचती है फू ने तो मुझे वादा किया था कि वो अब ऐसा नहीं करेगा। वो बोलते अगर तुम अपने भाई का कटा असर नहीं देखना चाहती तो ये सब कुछ अब तुम पर डिपेंड करता है। वो बोलती आप क्या चाहते हैं? वो बोलते हैं तुम ना बहुत ही ज्यादा स्मार्ट हो, वैसे भी मुझे इंटेलिजेंट लोग ना बहुत ही ज्यादा अच्छे लगते हैं। तुम्हारे भाई की जिंदगी अब तुम्हारे हाथ में है। नेक्स्ट सीन में फू वापिस आ जाता है और बोलता है मैं तुम्हारे भाई को ढूंढ नहीं पाया, उसने मुझे बताया कि वो फूजी रूट पर जाना चाहता है, मुझे लगा वो चला गया। मैं उसे कॉल कर रहा हूँ लेकिन शायद वहाँ पर सिग्नल नहीं पहुँच रहा है। वो एंजॉय कर रहा होगा ना। तभी सिमिन के फोन पर उसके भाई का टेक्स्ट आता है मैं ना सेफ हूँ। वो सोचती है फू अभी भी मेरे साथ गेम खेल रहा है, ये कितना ज्यादा कोल्ड ब्लडेड है। फू बोलता है सिमिन मैं तुम्हारे साथ एक जगह पर जाना चाहता हूँ। तो वो उसको वहाँ पर लेकर जाता है और बोलता है सिमिन तुम्हें याद है उस रात जब हम दोनों यहाँ पर साथ में स्टार्स देख रहे थे? वो बोलती है मैं कैसे भूल सकती हूँ। वो बोलता है मेरे लिए ना वो सबसे ज्यादा यादगार दिन था और उसे किस करने लग जाता है। लेकिन वो अपना मुंह फेर लेती है और सोचती है पता नहीं फू तुम्हारी रियल आइडेंटिटी क्या है। इसके बाद वो कार से बाहर आ जाती है। वो बोलता है हमेशा से मेरी विश थी कि कोई मेरे साथ स्टार्स देखे और देखो वो पूरी हो गई है, मुझे तुम मिल गई हो। तभी वो रिंग निकालता है और उसे रिंग फिंगर में पहना देता है। अब से तुम्हारे हाथ में न सिर्फ मेरी दी हुई रिंग होगी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? वो बोलती है क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? तो वो हाँ बोल देता है। वो मन में सोचती है ना जाने क्यों मुझे इसकी फीलिंग सच्ची लगती है। तभी वो दोनों किस करने लग जाते हैं। मिस्टर लियांग बोलती है मेरे बेटे ने उस लड़की को ही चुना। वो बोलता है डैड मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आपके लेग्स तो प्रॉपर हील हो गई है ना, तो क्या फिर भी आपको इस व्हीलचेयर की जरूरत है? मैंने आज तक वो फैमिली के रास्ते में आने वाली सारी प्रॉब्लम्स को दूर किया है, लेकिन अब मैं और नहीं कर सकता। वो गुस्से में व्हीलचेयर से खड़े हो जाते हैं। तुम ऐसा नहीं कर सकते। वो बोलता है आप मुझे जबरदस्ती नहीं करवा सकते, मैं इस दुनिया में सिर्फ कुछ ही लोगों से प्यार करता हूँ। मैं और सिमिन दोनों शादी करने वाले हैं, आप जरूर आना। वो जाने लगता है। वो बोलते हैं तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारा प्यार अनब्रेकेबल है? तभी सिमिन एक सुंदर सी ब्राइड बनी होती है। उसे देखकर फू के तो होश खोने लग जाते हैं। वो उसे हक कर लेता है। मैंने कहा था ना मेरी चॉइस बेस्ट है। कुछ टाइम बाद जब वो कहीं नहीं देखती तो असिस्टेंट आकर बोलता है मैंने हर जगह देख लिया, सिमिन कहीं पर नहीं है। फू बोलता है ढूंढो जाकर। तभी मीडिया वाले आ जाते हैं। क्या सिमिन को फू फैमिली की असलियत पता चल चुकी है इसलिए वो भाग गई है? वो बाहर निकलता है, सामने सिमिन को रोक देता है और बोलता है तुम ये सब क्यों कर रही हो? वो बोलती है तुम्हें नहीं पता, वैसे मेरी नजरों में ना तुम हमेशा सेल्फलेस और एरोगेंट ही रहोगे, तुम एक रूथलेस गैंगस्टर हो, समझे? वो उसकी रिंग वापस कर देती है। अब मैं और एक्टिंग नहीं कर सकती और लिफ्ट में चली जाती है। फू की आंखों में से तो आंसू आ जाते हैं। तभी मिस्टर लियांग पीछे से आकर बोलते हैं तुम इस लड़की से प्यार करते थे जिसने तुम्हारी परवाह भी नहीं की, तुम कब समझोगे इस दुनिया में तुमसे सिर्फ मैं ही प्यार करता हूँ। वो बोलता है क्या ये सब आपका प्लान था? डैड झूठ बोल देते हैं, मैं ऐसा क्यों करूँगा, तुम्हारे खिलाफ एविडेंस मिल रहे हैं। मैं तुम्हारे लिए फ्लाइट की टिकट बुक कर रहा हूँ, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चले जाओ। वो बोलता है आपने मुझसे वादा किया था आप कोई लीगल काम फिर नहीं करोगे। वो बोलता है अगर मैं वो काम छोड़ दूंगा तो ये घर और प्रॉपर्टी हमारे पास कैसे रहेंगी? वो घर आता है। तभी सिमिन उसका टेक्स्ट करती है कि मैं तुमसे कभी भी अलग नहीं हो सकती। अगर तुम चाहते हो कि मैं अपना डिसीजन नहीं बदलूं तो जितना जल्दी हो सके मेरे पास आ जाओ मेरी रिंग लेकर। वो स्माइल करता है। वो दोनों कार में भाग रहे होते हैं। तभी पीछे से फू के डैड उनकी कार को फॉलो करते हैं और अपनी कार उनकी कार के सामने रोक देते हैं। वो कार से बाहर निकलता है। वो बोलते हैं मुझे तो लगा था तुम दोनों का रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। सिमिन बोलती है हमारे यूएसबी में ना
आपके अगेंस्ट सब प्रूफ हैं। वो बोलता है डैड मैंने जो भी काम किया आप कभी मुझसे खुश नहीं हुए। वो बोलते हैं तुम जानते हो मैंने उन फाउंडेशंस पर कितनी ज्यादा मेहनत की थी। वो बोलता है लेकिन वो सब इलीगल था। सिमिन बोलती है आपने मेरे भाई को किडनैप कर मुझे फू के खिलाफ करने की कोशिश की, लेकिन मुझे इस पर भरोसा है। वो हंसते हुए बोलते हैं वाह क्या मोहब्बत है फू, तुम इस लड़की के लिए फू फैमिली को बर्बाद कर दोगे क्या। वो बोलता है मैं ये सब आपको बचाने के लिए कर रहा हूँ। वो गुस्से में गन निकाल लेते हैं। फू बोलता है मुझे एक बात का जवाब दे दो, मिस्टर लिन को क्या हुआ था। वो बोलते हैं तुम्हें नहीं पता वो गैंग फाइट में मारा गया था, मेरे सामने हुआ था सब। वो बोलता आपने मेरे डैड को क्यों मारा था, वो तुम्हारी माँ से प्यार करता था। मुझे लगा जब वो मर जाएगा तो तुम्हारी माँ मुझसे शादी कर लेगी, लेकिन उसने तुम्हारे डैड के जाने के बाद खुद खुशी कर ली। उसके बाद मैंने तुम्हें अपने पास इसलिए रखा क्योंकि तुम उसके बेटे थे और तुम्हारा चेहरा तुम्हारी माँ से बहुत मिलता है। वो फैमिली में वापस आ जाओ, ये सब तुम्हारा है। वो बोलता अरे वाह मैं तो अपने दुश्मन का ही बेटा बन गया जिसने मेरे डैड का मर्डर किया था। मैं 20 साल से उसको डैड कह रहा था, तुम तो इज्जत के भी काबिल नहीं हो। तभी पुलिस आती है तो वो भाग जाता है। फू सिमिन को बोलता है मैं तुम्हें हक कर थोड़ा पीस फील करना चाहता हूँ। तभी वो दोनों हक करते हैं। शिवान की फिंगर्स चेक कर रही होती है। वो बोलता है मैंने कहा था ना मेरी फिंगर को कुछ नहीं हुआ, वो सिर्फ एक प्रॉप था। फू कहाँ है। वो बोलती है वो पुलिस के कुछ क्वेश्चंस के जवाब दे रहा है। तभी न्यूज में आता है कि फू ग्रुप लीगल काम कर रहा था पर उनका असिस्टेंट जाओ इनलीगल काम करता था, इसलिए उसने सुसाइड कर लिया। तभी लियांग फू को बोलता है अगर सिमन को जिंदा देखना चाहते हो ना तो मुझसे मिलने आओ। वो बोलता है उसको कुछ मत करना, मैं आ रहा हूँ। वो वहाँ पर आ जाता है। उसने सिमन पर गन रखी होती है। वो बोलता है प्लीज इसको कुछ मत करना। वो बोलता है परेशान मत हो, जब तक तुम मेरी बात मानोगे तब तक ये जिंदा रहेगी। वो बोलता है मैं जानता हूँ आपने ही जियाओ को सुसाइड करने के लिए बोला होगा। वो बोलते तो क्या हो गया, उसने मेरा नमक खाया था, अगर मेरे लिए जान दे दी तो क्या हो गया। वो बोलता है आप मुझे भी जियाओ की तरह ही समझते हो। वो बोलता है तुम मेरे बेटे हो। वो गुस्से में बोलता है मैं आपका बेटा नहीं हूँ। वो बोलता है अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मार दो। वो कुछ नहीं करता। तभी वो गन सिमन की तरफ घुमा देते हैं, लेकिन तभी भागकर फू सिमन को साइड कर लेता है और गोली दूसरी तरफ लग जाती है। ये दोनों एक दूसरे को अपने प्यार का इजहार कर देते हैं। मिस्टर लियांग बोलते हैं तुम इससे इतना ज्यादा प्यार करते हो। वो बोलता है आप मुझे मारना चाहते हो तो मार दो, लेकिन इसे जाने दो। वो बोलते हैं तुम मेरे बेटे हो, मैं ना तुम्हें कुछ नहीं कर सकता। नेक्स्ट सीन में फू अपनी और मिस्टर लियांग के साथ में पिक देख रहा होता है। न्यूज में आता है फू ग्रुप और गैंग के लीडर मिस्टर लियांग ने सुसाइड कर लिया है और इसका उनके बेटे से कोई लेना देना नहीं है। वो सारे इलीगल काम भी वो अकेले ही करते थे। सिमिन आती है और उसे हक कर देती है। वो बोलता है अगर मैं उनको प्रोवोक नहीं करता तो वो कभी ऐसा नहीं करते। वो बोलती है वो सब एक एक्सीडेंट था, तुमने मुझे बोला था तुम मुझे नॉर्वे लेकर जाओगे, मैं चाहती हूँ मैरिज सर्टिफिकेट ले ले। वो बोलता है मैं तुमसे शादी करूंगा, लेकिन उससे पहले ना मुझे किसी से मिलने जाना है। वो डोंग से मिलने पुलिस स्टेशन में आता है। डोंग से बताता है तुम्हारे डैड सच में ना तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करते थे, तुम जानते हो उनको लंग कैंसर था, लेकिन उन्होंने ये सब तुमसे छुपाया था। फू बोलता है मैं तुम्हें सिर्फ ये बताने आया हूँ कि मैं फू फैमिली का सब कुछ डोनेट कर रहा हूँ, और वो भी अनाथ बच्चों को। वो गुस्से में आकर उसको सुनाने लग जाता है। नेक्स्ट सीन में वो ग्रेव पर गए होते हैं और बहुत ज्यादा इमोशनल होता है। सिमन बोलती तुम अकेले नहीं हो, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। वो बोलती है अब तो हमारा बेबी भी आने वाला है, हम नॉर्वे कब जाएंगे। वैसे मुझे पता चल चुका है कि तुमने मुझे सरप्राइज देने के लिए टिकट बुक करवा ली है। वो बोलता है थैंक यू हमेशा मेरा साथ देने के लिए, और उसे हक कर लेता है। और यहीं पर इस कहानी का डी एंड हो जाता है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारांगे बाय बाय।